हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप का ये चैप्टर 2 है। इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो बना दी थी, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया था। अब हमें पढ़ना है पुनर्जागरण काल का, ये सेकंड चैप्टर है। तो हम जान जाते हैं कि जो अर्ली मॉडर्न यूरोप था, प्रारंभिक आधुनिक यूरोप जो था, उसमें पुनर्जागरण का क्या इम्पोर्टेंट रोल रहा था, पुनर्जागरण किसे कहा जाता है, वो हम आज जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि पुनर्जागरण एक्चुअल में होता क्या है। पुनर्जागरण जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रेनेसेंस इन यूरोप, उसका शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। इट मीन्स कि दोबारा से जन्म लेना, दोबारा से किसी चीज़ का जागना, या दोबारा से ऐसा होता है कि एक तरीके से हम तब्दील हुए हैं, अपनी लाइफस्टाइल को चेंजेस लेकर आए हैं। तो फिर से जागने का मतलब ये है कि हम पुरानी चीज़ों को, पुराने रीति रिवाजों को हम अपनाते थे। अब धीरे धीरे जो हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारे कल्चर है, उसमें जो चेंजेस आए हैं, उसे पुनर्जागरण का नाम हमें दिया गया था इसमें। अब 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक प्रगति हुई थी, उसे ही पुनर्जागरण कहा जाता है। अब मैंने आपको बताया था पुनर्जागरण का काल जब था 400 से लेकर 1400 के बीच में, ये था मध्यकाल। अब 1400 से लेकर जो ये काल रहा है, अप्रोक्स 1800 का काल रहा है आधुनिक जो है, प्रारंभिक आधुनिक यूरोप का। अब जो 1400 जो ये ट्रांसफॉर्म हुआ है पुनर्जागरण, उसे ही कहा जाता है। इस बीच का जो कल्चरल ट्रांसफॉर्म हुआ है, कल्चरल ट्रांसफॉर्म मतलब कि जो संस्कृति जो है हमारी, उसमें चेंजेस आए हैं, तो उसे ही पुनर्जागरण इसमें कहा जाता है, यूरोप में जो चेंजेस आए हैं। और इसकी शुरुआत ही सबसे पहले इटली में हुई थी। मैं आगे आपको बताऊंगी कि इटली में कैसी हुई थी। इसके फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन चेतना आई थी। नवीन चेतना मतलब कि नई नई चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होनी शुरू हो गई थी। और ये आंदोलन जो था ना, वो जन आंदोलन बन के रहा था, क्योंकि इसमें मानवतावाद को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी गई थी। अब ये जो आंदोलन है केवल पुराने ज्ञान के उद्धार तक ही सीमित नहीं था। मतलब कि पुराना जो हमें ज्ञान मिला हुआ था, उसको पुनरुद्धार करना। पुनरुद्धार मतलब कि किसी चीज़ का द्वार खुलना, उत्पन्न होना, कि नई चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होना। ये सिर्फ नई चीज़ों का इन्वॉल्व होना ही नहीं था, लेकिन इसमें कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा प्रयोग इसमें हुए थे। अब नए अनुसंधान हुए और ज्ञान प्राप्ति के नए नए तरीके इसमें खोज निकाले गए थे। इसने परलोकवाद और धर्मवाद के स्थान पर मानववाद को प्रतिष्ठित किया था। और पुनर्जागरण में आंदोलन था जिसके द्वारा पश्चिम के राष्ट्र मध्य युग से निकलकर आधुनिक युग के विचार और जीवन शैली अपनाने लगे थे। अब जो पुनर्जागरण ऐसा आंदोलन के रूप में उभर के आया था, ये जन आंदोलन के रूप में हम इसे देख सकते हैं, सांस्कृतिक आंदोलन, क्योंकि ये संस्कृतियों में चेंजेस आए थे। जो हमारी संस्कृति है उसमें आधुनिक काल में उनके विचारों को, उनकी जो जीवन शैली है, उसको अपनाने लगे थे यूरोप के लोग। और यूरोप के निवासियों ने भौगोलिक, व्यापारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रगति की। जो ये आध्यात्मिक है, सामाजिक है, व्यापारिक है, इस क्षेत्रों में इन्होंने, जो वहाँ के रहने वाले निवासी थे, उन्होंने प्रगति की थी। और इस युग में लोगों ने मध्यकालीन संकीर्णता छोड़कर स्वयं को, नई चीज़ों को इसमें इन्वॉल्व किया था। नवीनतम विचार का मतलब क्या होता है? नए नए विचार उनके बीच में आए थे तथा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा बौद्धिक उन्नति से सुसज्जित किया था। अब सांस्कृतिक और बौद्धिक उन्नति क्या थी कि उनकी जो मेंटालिटी थी, उसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा आए थे। वो जो अंधविश्वास था वो भी ख़त्म हुआ था इस बीच। तो नई नई चीज़ों को, जो उनका मन था, उनका मस्तिष्क का विकास इसमें बहुत ज़्यादा हुआ था। उनकी जो मेंटालिटी थी उसमें चेंजेस आए थे। और प्रत्येक क्षेत्र में सर्वथा नवीन दृष्टिकोण, आदर्श और आशा का संचार हुआ था। अब साहित्य, कला, दर्शन, विज्ञान, वाणिज्य, व्यवसाय, समाज और राजनीति पर से धर्म का प्रभाव समाप्त हो गया था। पहले क्या होता था कि धर्म के आड़ पे लोग अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगे थे वहाँ पे यूरोप कंट्रीज़ में। तो अब जो है धर्म का जो प्रभाव है वो कम होने लगा था। विभिन्न धर्मों के लोग जो थे वो उन चीज़ को फॉलो ज़रूर करते थे, लेकिन उसमें मेंटालिटी उनकी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे। वो अपने हिसाब से धर्म को फॉलो करते थे, और ये था कि इनकी एजुकेशन अच्छी हुई थी। अब इस प्रकार पुनर्जागरण उस बौद्धिक आंदोलन का नाम है जिसमें रोम और यूनान की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति का पुनरुद्धार, एक नई चेतना को इसमें जन्म दिया था।
अब रोम और यूनान की जो प्राचीन सभ्यताएं रही थी, वहाँ की जो संस्कृति रही थी, उसका पुनरुद्धार हुआ था। पुनरुद्धार जैसे मैंने बताया कि दोबारा से किसी चीज़ का द्वार खुलना मतलब कि एक चीज़, जो संस्कृति जिस चीज़ को हम फॉलो कर रहे थे उसमें नई नई चीज़ों का इन्वॉल्व होना, तो पुनरुद्धार उसे कहा जाता है। एक नई चेतना को इसमें जन्म दिया था। अब हम बात करते हैं जो यूरोप है उसमें पुनर्जागरण क्यों हुआ था, उसके क्या क्या रीज़न रहे थे पुनर्जागरण होने के। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो यूरोप में रहने वाले लोग थे, बाहर लोगों से, देशों से मिले थे, वहाँ की मेंटालिटी को जाना था, वहाँ की संस्कृति को जाना था, तो वो अपने देश में भी ले आए थे। तो कुछ रीजंस हैं, मैं आगे आपको पॉइंट टू पॉइंट बताती हूँ क्या है। सबसे पहला पॉइंट आता है व्यापार तथा नगरों का विकास हुआ था। अब पुनर्जागरण का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण इसमें यही है कि नगरों का इसमें विकास हुआ था, वाणिज्य व्यापार का विकास हुआ था, नए नए देशों के साथ जो था लोगों का व्यापारिक संबंध इसमें कायम हुआ और उन्हें वहाँ की सभ्यता के बारे में पता लगा, वहाँ की संस्कृति को जानने का वहाँ पे मौका मिला था। अब व्यापार के विकास ने एक नए व्यापारी वर्ग को जन्म दिया था। व्यापारी वर्ग का कटुआलोचक और कट्टर विरोधी था। व्यापारी वर्ग ने चिंतकों, विचारकों, साहित्यकारों और वैज्ञानिकों को प्रश्रय दिया था और इस प्रकार व्यापारी वर्ग की छत्र छाया में ज्ञान विज्ञान की प्रगति हुई थी। अब क्या हुआ था कि जो व्यापार के विकास जो हुआ था उसमें व्यापारी वर्ग को जन्म दिया था, वहाँ पे आलोचक भी इन्वॉल्व हुए, चिंतक, विचारक, साहित्यकार वगैरह, इन लोगों को भी जन्म दिया था क्योंकि वहाँ की संस्कृति को जाना था। विदेशों से संपर्क बनाने का हमें सबसे बड़ा प्रॉफिट यही होता है कि वहाँ की संस्कृति के बारे में हम जान पाते हैं। अब इंडिया के विभिन्न देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध बने हुए हैं, किसी के अगेंस्ट नहीं है। इंडिया हमेशा धर्म निरपेक्ष और जो है हमेशा से ही भारत जो है दोनों देशों को सपोर्ट भी करता आया है। अगर किसी दो धर्म में या किसी दो देशों में हम कहें कि दो देशों में अगर कहीं फूट डली होती है, लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, तो भारत दोनों में से किसी का सपोर्ट नहीं करता, वो बिल्कुल अलग होके रहता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे भारत की कल्चर को बाहर की कंट्रीज़ ने जाना है, वैसे ही बाहर यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ उन लोगों ने बाहर की कंट्री से व्यापारिक संबंध अच्छे बनाकर जो है वहाँ की ज्ञान विज्ञान को प्रगति हुई है, उसके थ्रू इसकी छत्र छाया में ज्ञान विज्ञान की प्रगति हुई। व्यापार के विकास में भी नए नए शहर बसे गए थे इसकी वजह से, और इन जो शहरों में व्यापार के सिलसिले में अनेक देशों के व्यापारी आते थे, अनेक देश इसमें इन्वॉल्व होते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम शुरू हुआ था और इसी के वजह से इनका जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड था वो भी अच्छा हो गया था। अब उनके बीच विचारों का आदान प्रदान होता था और विचारों के आदान प्रदान से ही जनसाधारण का बौद्धिक विकास हुआ था। जनसाधारण कौन होते हैं? आम आदमी जो होते हैं, उनका बौद्धिक विकास होता है। अब विचार जो हमारी कन्वर्सेशन हम करते हैं किसी और लोग से, किसी और उनकी मेंटालिटी को जानते हैं, उनका जो बौद्धिक विकास है उसको हम जान पाते हैं। इसी की वजह से हम अपना जो आसपास का एनवायरनमेंट है या बाहर की कंट्री से हम कांटेक्ट करते हैं तो उनके कल्चर को, उनकी जो मेंटालिटी है उसको हम जान पाते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है सामंतवाद का ह्रास हुआ था। जब मध्य युग से जब आधुनिक युग में आया था, प्रारंभिक आधुनिक युग का जब टाइम कन्वर्ट हुआ था, ट्रांसफॉर्म हुआ था, तो उसमें सामंतवाद का ह्रास हुआ था। सामंतवाद क्या होते हैं? सामंती प्रथा के कारण क्या होता था उस टाइम पे, किसान वगैरह जो थे, व्यापारी थे, कलाकार थे और साधारण जनता को स्वतंत्र चिंतन का अवसर नहीं मिलता था। स्वतंत्र चिंतन का मतलब ये होता है कि वो ईजिली, स्वतंत्रता पूर्वक कभी भी वो किसी चीज़ पर हम चिंतन मनन नहीं कर पाते थे। चिंतन मनन का मतलब ये होता है सोच विचार करना। तो किसी चीज़ पर भी सोच विचार नहीं कर पाते थे क्योंकि उस टाइम पे सामंती प्रथा थी, क्योंकि सामंतवाद का हर चीज़ पर अधिकार था। अब किसानों पर, व्यापारियों पर, कलाकारों पर, साधारण जनता जो थी उनसे कर वगैरह वसूलने का काम होता था उस टाइम पे। और अब जो है सामंती युद्धों के कारण वातावरण हमेशा विषाक्त रहता था। सामंती युद्ध मतलब कि इनका प्रेशर बहुत ज़्यादा बना रहता था वो पूरे एनवायरनमेंट में और हमेशा से, किंतु सामंती प्रथा के पतन से जनजीवन संतुलित हो गया है। अब जो आम नागरिक जो है, नॉर्मल पर्सन जो जी रहा है, पब्लिसिटी जिसकी हो रही है, वो अपनी लाइफस्टाइल अच्छे से जी पा रहा है, शांतिपूर्वक और व्यवस्था कायम भी हुई है। अब शांतिपूर्ण वातावरण में लोग साहित्य, कला तथा व्यापार की प्रगति की और ध्यान देने लगे थे इन सब चीज़ों में। अब शांतिपूर्ण वातावरण में लोग साहित्य, कला और व्यापार की प्रगति की और ध्यान देने लगे। अब सामंतवाद का ह्रास का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये निकला था, राष्ट्रीय राज्यों का विकास हुआ था।
लोगों में राष्ट्रीय भावना का जन्म हुआ था, क्योंकि सामंत वगैरह का जो प्रेशर बहुत ज़्यादा बना हुआ था आम नागरिक पे, किसानों पर, तो उन लोगों से भारी कर जो टैक्स होता है वो वसूल करते थे। अब जो सामंती प्रथा खत्म हुई है ना, उसकी वजह से आम नागरिक भी अपनी लाइफस्टाइल जी पा रहा है। अब थर्ड पॉइंट आता है कुस्तुनतुनिया का पतन। अब क्या हुआ था कि जो ये कुस्तुनतुनिया है एक जगह का नाम है, जहाँ पर 1453 ईस्वी में जो उस्मानी तुर्क जो थे उन्होंने आक्रमण किया था कुस्तुनतुनिया पर। अब कुस्तुनतुनिया जो है वो ज्ञान विज्ञान का केंद्र रहा है वहाँ पे, और तुर्कों की विजय के बाद कुस्तुनतुनिया के विद्वान जो थे वो भागकर यूरोप के देशों में शरण ले गए थे। क्यों? क्योंकि जब तुर्कों का आक्रमण इस पर हुआ था तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगे थे वहाँ के विद्वानों को, जो साहित्यकार थे, उन सब चीज़ों को, उन सब लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होने लगा था, जिसकी वजह से वहाँ के विद्वान भागकर यूरोप के देशों में शरण लेने लगे और उन्होंने लोगों का ध्यान कहाँ किया? प्राचीन साहित्य की ओर और ज्ञान की ओर आकर्षित किया था, और इससे लोगों में प्राचीन ज्ञान के प्रति श्रद्धा के साथ साथ नवीन जिज्ञासा उत्पन्न हुई। मतलब कि प्राचीन चीज़ों को जानने में बहुत ज़्यादा उत्सुक हुए थे वहाँ के लोग, और साथ ही साथ नई नई चीज़ों को जानने के लिए भी बहुत ज़्यादा उनमें जिज्ञासा हमें देखने को मिलती है। जिज्ञासा का मतलब होता है क्यूरोसिटी। अब बहुत ज़्यादा उत्सुक हुए थे इस चीज़ को जानने के लिए, और जो यही जिज्ञासा है पुनर्जागरण की आत्मा थी। कुस्तुनतुनिया के पतन का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव इसमें पड़ा था कि यूरोप और पूर्वी देशों के बीच व्यापार का स्थल मार्ग बंद हो गया। अब यूरोप और पूर्वी देश के जो थे उनका व्यापार का स्थल मार्ग बंद हो गया। अब जल मार्ग से पूर्वी देशों में पहुंचने का प्रयास होने लगा था, और इसी क्रम में कोलंबस, वास्को डी गामा और मैगलन ने अनेक देशों का पता लगाया था। अब क्या होता है कि जो इन दोनों के बीच में व्यापार का स्थल मार्ग था, अब वो किसी भी तरीके से उनसे व्यापार करते थे बाहर की कंट्रीज़ में, लेकिन उसका जो रास्ता बन गया था वो जल मार्ग की तरफ हो गया था। वो नाव वगैरह से जो है जहाज़ वगैरह से अपना माल वगैरह एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम वो करने लगे थे, जिसकी वजह से ये कई विद्वान थे, वास्को डी गामा, कोलंबस और मैगलन। ये नाम हो तो इसकी जगह पर आप ये लिख सकते हैं कि कई विद्वानों ने अनेक देशों का पता भी इसमें लगाया था। बहुत सारे देश जो थे उन लोगों का पता भी लगाया था, और जो प्रारंभिक आधुनिक यूरोप जो बना था उन्होंने जिस कल्चर को अपनाया था, साथ ही साथ विभिन्न देश भी इसमें इन्वॉल्व हुए थे उस कल्चर को फॉलो करने के लिए। वहीं हम बात करें प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें मैंने आपको बताया कि इसके रीजंस क्या क्या हैं, पुनर्जागरण के रीज़न क्या क्या है, या इसमें घुमा फिरा के इसमें पूछा जा सकता है। मैं आपको लास्ट में ये क्वेश्चन बताऊँगी आपको। फोर्थ हमारा पॉइंट है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार। अब आता है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार इस बीच हुआ था। आधुनिक युग के प्रारंभ में प्रिंटिंग प्रेस तथा कागज़ का आविष्कार हुआ। इससे यूरोप में किताबें सस्ती हुई थी, और प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद बाइबल और प्राचीन ग्रीक और रोमन साहित्य की कुछ अन्य पुस्तकें थीं, उनका अंग्रेज़ी, फ्रेंच और जर्मन भाषाओं में अनुवाद किया गया था। अब जो ग्रीक और रोमन साहित्य थे, बाइबल वगैरह जो थे, वो ईसाई धर्म का जो फॉलो करते थे जिस धर्म को, तो उनकी बाइबल वगैरह होती थी। तो प्रिंटिंग प्रेस की वजह से क्या होता था, इनके रेट भी घटने लगी थी, और आसानी से लोगों तक ये बात जो धार्मिक किताबें होती थी वो सब वो पढ़ पाते थे। अलग अलग जो है लैंग्वेजेस में, अंग्रेज़ी में, फ्रेंच में और जर्मन भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया था, और इसको यहाँ तक कि प्लेटो और अरस्तु के कार्यों से परिचित हो सके ताकि, और इससे लोगों का ज्ञान भी बढ़ा था। और मध्यकाल में शिक्षा केवल पुरोहितों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि पुरोहित जो कुछ भी कहते थे लोगों से बिना किसी रोक टोक के स्वीकार कर लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, आधुनिक युग में शिक्षा के विस्तार के साथ अज्ञानता को दूर किया गया है, और लोग पोप और पादरियों की केवल उन्हीं आज्ञाओं को मानने लगे थे जिन्हें वे अपनी बुद्धि के अनुरूप पाते थे। अब क्या होता था उस टाइम पे, इनकी जो समझने की क्षमता है वो बढ़ गई थी किताबों को पढ़ने से। उन अलग अलग लैंग्वेजेस में इन धार्मिक किताबों को पढ़ रहे थे वो। अब वो जो इन लोगों को ट्रांसलेट किया गया था जिन लैंग्वेजेस में, तो इससे क्या होता था कि उनको किताबों में लिखी गई बातें समझ में आने लगी थी, और उसी के हिसाब से ही पोप और पादरी वर्ग के जो लोग होते थे, पोप और पादरी इट मीन्स के जो ईसाई धर्म में क्या होता है, चर्च में होते हैं पादरी वर्ग के लोग। पोप और पादरी जो होते हैं वो सिर्फ उन आज्ञाओं को मानते थे जो वो अपनी बुद्धि के अनुरूप पाते थे। मतलब कि जो चीज़ें उन लोगों ने पढ़ रखी होती थी, और पादरी वर्ग जिन चीज़ों को, जिन रूल्स को फॉलो करने के लिए कहते थे, और उन्हीं चीज़ों को वो फॉलो करते थे। और एक प्रमुख इतिहासकार हेज ने प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद मानव क्षमता के विकास को इन शब्दों में बताया है।
अब जो है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था, ये एक प्रमुख इतिहासकार हैं हैज, इन्होंने बताया था प्रेस के आविष्कार ने पुस्तकों को कई गुना बढ़ा दिया है और संस्कृति को समाज के हर आम आदमी के लिए सुलभ बना दिया है। अब विचार जो अब तक कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के विशेष अधिकार थे, अब कई लोगों के अंधेरे और सभ्य जीवन में प्रकाश भी डालने लगे हैं। आप जानते हैं कि जब पुस्तकों की जब प्रिंट होने लगी हैं पुस्तकें वगैरह, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ने लगे हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, जिसकी वजह से जो है इनकी बौद्धिक विकास हुआ है। अब 5th पॉइंट की बात करते हैं, जिसमें 5th पॉइंट है कला का विकास। अब कला का विकास इस बीच हुआ था, प्रारंभिक आधुनिक यूरोप की जब शुरुआत हुई थी उसी बीच कला का भी विकास हुआ था। 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक प्राचीन रोमन और यूनानी साहित्य के प्रति बड़ी अभिरुचि दिखाई थी यूरोप के जो विद्वान थे उन्होंने। अब उसी प्रकार कलाकारों और शिल्पियों ने भी प्राचीन ललित कलाओं से प्रेरणा प्राप्त की और संतति के लिए नए आदर्श से इसका विकास भी किया था। जो नए नए कलाकार उभरे थे इस बीच, पुरानी चीज़ों को देखकर उसमें एक्सपीरियंस लेकर नए नए आदर्शों से इसका विकास भी इन्होंने किया था। अब मध्ययुगीन यूरोप की कला जो थी मुख्यतः ईसाई धर्म से संबंधित थी, लेकिन साहित्य और प्राचीन सभ्यता के प्रभाव स्वरूप 15वीं और 16वीं सदियों में यूरोपीय कला का महान रूपांतरण व परिवर्धन हुआ था। परिवर्धन का मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं चेंजेस इसमें आए थे, रूपांतरण हुआ था, परिवर्धन हुआ था। रूपांतरण मतलब कि एक तरीके से हम इसको ट्रांसलेट के रूप में हम देख सकते हैं कि 15वीं और 16वीं सदियों में यूरोपीय कला का रूपांतरण हुआ। अब कला पर जो है साहित्य और प्राचीनता की छाप हमें देखने को मिलती है और कला के जो सभी क्षेत्र थे, स्थापत्य कला हो गया, मूर्ति कला हो गया, चित्रकला हो गया, संगीत में प्राचीनता के आदर्श अपनाने जाने लगे थे। अब प्राचीनता के मतलब जो प्राचीन समय से चलते आ रही थी चीज़ें इन कलाकारियों में, इसमें चेंजेस तो किए थे लेकिन प्राचीनता के आदर्श को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया था, लेकिन इनकी अद्वितीय उन्नति हुई थी। अब मध्य युग में जहाँ यूरोप में भाषाओं का प्रारंभिक विकास प्रारंभ हुआ था, मध्य युग में जब भाषाओं का प्रारंभिक विकास शुरू हुआ था, वहीं साथ ही इटली में कुछ महत्वपूर्ण साहित्य की रचना हो चुकी थी। इट मीन्स कि जो ये पुनर्जागरण काल जो था वो इटली में ही शुरुआत हुई थी इसकी सबसे पहले, जिसमें साहित्य की रचना हुई थी। अब 15वीं शताब्दी में इटालियन विद्वानों द्वारा प्राचीन लैटिन और यूनानी साहित्य के प्रति आध्यात्मिक रुचि प्रदर्शन के कारण इटालियन लोक भाषा का विकास अवरुद्ध हो गया था। इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ की रोकथाम करना, भाषा का विकास जो था वो रुक गया था, अवरोध हो गया था, क्योंकि क्या हुआ था, यूनानी साहित्य के प्रति आध्यात्मिक रुचि हमें देखने को मिली थी, प्राचीन लैटिन और यूनानी साहित्य के प्रति, जिसकी वजह से इटालियन लोक भाषा का विकास जो था वो बंद हो गया था पूरी तरीके से। अब 6th इसमें रीज़न आता है धर्मयुद्ध का। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये धर्मयुद्ध। क्या हुआ था कि 11वीं शताब्दी के अंत से और 13वीं शताब्दी के अंत तक के जो था मध्यकाल था, तो यूरोप में मुसलमानों, सेल्जुक तुर्क जो थे, उससे पवित्र भूमि यरूशलेम को पुनः प्राप्त करने के लिए किए गए सैन्य अभियानों को धर्मयुद्ध कहा गया था। अब एक धार्मिक स्थल को लेकर ही बहुत ज़्यादा इसमें जो है लड़ाई झगड़े हुए थे, जिसे धर्मयुद्ध के नाम से हम जानते हैं। इन धर्मयुद्धों के कारण ईसाई लोग जो थे पूर्व के प्रबुद्ध लोगों के संपर्क में आए थे, और यह स्पष्ट तथ्य है कि पूर्वी देशों में अरबों ने यूनानी और भारतीय सभ्यताओं से संपर्क स्थापित करके अपनी सभ्यता को समृद्ध किया था। भारतीय सभ्यताओं से संपर्क करके अरबों ने यूनानी और भारतीय सभ्यताओं से संपर्क स्थापित किया था, और अपनी सभ्यता जो थी, अपनी जो संस्कृति थी, अरबों ने आगे ज़्यादा समृद्ध की थी। और धर्मयुद्ध ने यात्राओं और भूगोल के अध्ययन को प्रोत्साहित किया था। यूरोपीय लोग जो थे लंबी यात्राओं में चले गए। अजीब लोग थे, मुलाकात की। क्रूसेडरों मतलब कि यूरोपीय लोगों में से एक था ये, जिसने अजीब लोगों से मुलाकात की और उनमें से नए विचार प्राप्त किए थे। जब वे वापस आए तो धर्म योद्धाओं का बौद्धिक क्षितिज बहुत विस्तृत हो चुका था। बौद्धिक क्षितिज का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा अपनी जो इनकी मेंटालिटी थी वो बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी थी, और उन्हें अपने नीरस जीवन से घृणा होने लगी थी। जो पहले के टाइम पे जो लाइफस्टाइल जी रहे थे उससे घृणा होने लगी थी। अब मध्य युग में लोग आमतौर पर मानते थे कि चर्च और ईसाई धर्म जीवन की सभी भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। अब पहले के टाइम पे मध्य युग जब था, उस टाइम पे लोग ये सोचते थे चर्च और ईसाई धर्म जो थी वो जीवन की सभी भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति कर सकते हैं। कुछ लोग जो अन्य सभ्यताओं के संपर्क से प्राप्त नवीन अनुभवों के साथ वापस आए, उन्होंने
व्यर्थ विश्वास का खंडन किया और चर्च का महान प्रभाव जिसने लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लिया था धीरे धीरे कम होने लगा था। एक्चुअल में क्या हुआ था कि पहले के टाइम पे नॉर्मल से जो लोग थे उनको ये लगता था कि चर्च ही सब कुछ है, चर्च और ईसाई धर्म को ही सबसे ज़्यादा माना जाता था। लेकिन कुछ लोग जो थे वो अन्य सभ्यताओं के संपर्क में आए, जिसकी वजह से नए नए अनुभव उनको हुए, नए नए एक्सपीरियंस हुए और उन्होंने एक व्यर्थ विश्वास का खंडन किया था। व्यर्थ विश्वास मतलब कि जिस पर ये अंधविश्वास के रूप में हम देख सकते हैं कि अंधविश्वास को मानने लगे थे, उनको ख़त्म किया, इस पर खंडन किया, इसका खंडन किया और चर्च का महान प्रभाव जो रहा था पूरे यूरोप में, उस जिसकी वजह से उन्होंने लोगों पर कब्जा कर रखा था, उस चीज़ को भी धीरे धीरे इन लोगों ने ख़त्म किया था। अब धर्म युद्ध ने यूरोपीय अलगाव को समाप्त करने में मदद भी की थी। यूरोपीय अलगाव जो होता है, एक तरीके से छुआछूत भी हम बोलते हैं इसे, कि लोगों से, दूसरे लोगों से घृणा करना, तो उसको समाप्त करने में भी इसने मदद किया था। अरस्तू की वैज्ञानिक पुस्तकें, अरबी अंक, बीजगणित, नाविक का कंपास और कागज़ धर्म युद्ध के माध्यम से पश्चिमी यूरोप तक पहुँचे थे। अब क्या हुआ कि जो अरबी अंक, बीजगणित वगैरह जो थे वो धर्म युद्ध के माध्यम से पश्चिमी यूरोप तक पहुंचे थे। इस प्रकार नवीन विचारों का प्रसार करके और पुराने विचारों और विश्वासों को नष्ट करके धर्म युद्ध ने पुनर्जागरण लाने में महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी। अब ये 5-6 पॉइंट्स जो थे वो मैंने आपको बता दिए कि इसके क्या क्या रीज़न रहे थे पुनर्जागरण के बारे में। मैंने पुनर्जागरण के बारे में आपको बताया कि पुनर्जागरण होता क्या है। अब जो मध्य युग था उससे प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में कन्वर्ट करने को जो था उसमें पुनर्जागरण उसे कहा जाता है, कि मतलब कि फिर से उन लोगों ने अपनी जो है संस्कृति में नयापन ला के उसको रेनोवेट किया, मतलब कि नई नई चीज़ें इसमें इन्वॉल्व की। तो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? क्या आप ऐसा समझते हैं कि पुनर्जागरण जो था वो एक जन आंदोलन था? तो हाँ, ये जो है पुनर्जागरण जो था वो एक जन आंदोलन के रूप में हम इसे देख सकते हैं। तो आप इसे बता सकते हैं पुनर्जागरण के अर्थ के बारे में पूरा, और उसी के साथ ही इसके क्या क्या रीज़न रहे थे। और इटली में इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले, क्योंकि इटली में ही जो है साहित्य सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी और इटली में ही जो है सबसे पहले साहित्य वगैरह, कला वगैरह उसमें इन्वॉल्व हुआ था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दूसरा आपको बताऊंगी कि इसमें साहित्य, कला वगैरह का विकास किस प्रकार से हुआ था। ये क्वेश्चन इसमें होता है कवर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।